हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ पांडे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम गॉस लॉ और इसके एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर से आपका ये गॉस मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली हम बोल सकते हैं कि पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपका गॉस लॉ पे बेस्ड है, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की हर एक कैलकुलेशन आप इस गॉस लॉ को यूज़ करके कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियोस में भी हमने गॉस के बारे में डिस्कशन किया था। देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब हम पढ़ रहे थे उसमें हमने पढ़ा था कि ये होता है क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। गॉस लॉ में हमने ये जानेंगे कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी क्लोज सरफेस से है वो आपका होगा 1/एप्सिलॉन टाइम टोटल इनक्लोज चार्ज। ये गॉस लॉ का डेफिनेशन आप एक तरीके से बोल सकते हैं कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा किसी क्लोज सरफेस से वो होगा 1/एप्सिलॉन टाइम्स टोटल चार्ज। जैसे कि अगर आप इस तरीके से एक स्फेरिकल सरफेस हमने कंसीडर कर लिया है, ये इसका सेंटर है, मान लेते हैं इसका रेडियस, ये रेडियस आर हो गया, और सरफेस पे ये पॉइंट हम पी कंसीडर कर लेते हैं, और इस स्फेरिकल सरफेस में जो चार्ज इंक्लोज्ड है वो क्यू चार्ज इंक्लोज्ड है। हम गॉस लॉ का ये फॉर्मूला प्रूव करने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर हम यहाँ पे स्मॉल एरिया डी एस कंसीडर करें, इसकी टोटल की एरिया, अगर टोटल जो स्फेयर हमने कंसीडर कर लिया टोटल उसकी एरिया यस है, और ये जो स्मॉल सरफेस कंसीडर किया है इसकी एरिया मान लीजिए डी एस एरिया कंसीडर कर लिए हैं। अब इसमें क्यू चार्ज इंक्लोज्ड है तो फील्ड लाइंस इस सरफेस से पास होंगी, और वो जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास होंगी वही आपका क्या कहलाएगा, फ्लक्स, और उसी का हमको कैलकुलेशन करना है। अगर नॉर्मल वेक्टर आप ड्रॉ करें इस सरफेस के लिए तो ये हो जाएगा नॉर्मल वेक्टर एन कैप। सपोज करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के थ्रू पास हो रहा है वो इस नॉर्मल के साथ अल्फा एंगल पे है। आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को नॉर्मल के इस डायरेक्शन में सपोज कर सकते हैं, दोनों अल्फा एंगल आपका 0 हो जाएगा। उस केस में हम क्या कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को नॉर्मल वेक्टर के साथ अल्फा एंगल पे सपोज करते हैं। अगर हम इस स्फेयर में क्यू चार्ज इंक्लोज्ड है तो इससे पॉइंट पी पे जो कि आर डिस्टेंस पे, अगर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहें एट पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी दैट इज E इक्वल टू 1/4πε0 टाइम्स Q बाई आर स्क्वायर, क्योंकि जो P पॉइंट है वो R डिस्टेंस पे है तो ये फॉर्मूला है। इसके बाद यहाँ पे हमने जो स्मॉल एरिया ds कंसीडर किया है, अब इस स्मॉल एरिया ds से भी तो फील्ड लाइंस पास होंगी, तो फील्ड लाइंस पास होंगी मतलब वहाँ पे हम फ्लक्स लिख सकते हैं, तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू हो जाएगा E डॉट डी एस। यहाँ से अगर हम फील्ड की वैल्यू रखें तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर और डी एस। ये हो गया आपका इक्वेशन डी एस वेक्टर, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहाँ से अगर हम लिखेंगे तो ये लिख सकते हैं Q/4πε0 टाइम्स डी एस वेक्टर बाई आर स्क्वायर। अब नॉर्मल के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, एन कैप का डायरेक्शन ये है, दोनों के बीच में अल्फा एंगल है, तो अगर हम इस नॉर्मल वेक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में कंपोनेंट लेंगे तो डी एस कॉस अल्फा मिलेगा हमको। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं Q/4πε0 डी एस कॉस अल्फा बाई आर स्क्वायर, ये टर्म मिल गई। अब देखिए डी एस कॉस अल्फा बाई आर स्क्वायर, ये आपने पढ़ा है प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि डी एस कॉस अल्फा बाई आर स्क्वायर ये टर्म आपका बनाएगा सॉलिड एंगल। इसको आप चेक कर सकते हैं, प्रीवियस वीडियो में जाकर के देख सकते हैं कि डी एस कॉस अल्फा बाई आर स्क्वायर ये सॉलिड एंगल किस तरीके से बना है। ये एक स्फेरिकल सरफेस है, ये आपका स्मॉल सरफेस ds के लिए ये सॉलिड एंगल d सिग्मा हमने लिखा है। हमको चाहिए टोटल सरफेस के लिए,
टोटल सरफेस स्फेरिकल है और एक स्फेरिकल सरफेस अपने सेंटर पे जो टोटल सॉलिड एंगल सबटेंड करता है उसकी वैल्यू होती है 4 पाई। ये फ्लक्स जो आ रहा है वो स्मॉल एरिया ds के लिए आ रहा है, हमको टोटल एरिया s के लिए चाहिए तो इसको हमको समेशन करना पड़ेगा। तो फाई इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं समेशन ओवर डेल्टा फाई। तो ये हो जाएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और समेशन ओवर d सिग्मा, मतलब कि टोटल सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय अ सॉलिड स्फीयर एट इट्स सेंटर, इसकी वैल्यू होगी 4 पाई। तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई की टर्म कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से हमको मिलेगा फाई दैट इज इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से हमको मिला कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है थ्रू अ क्लोज स्फीयर या क्लोज सरफेस हम बोल सकते हैं, दैट इज 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स इनक्लोज चार्ज। ये आपका गॉस लॉ का इस तरीके से आप डेरिवेशन कर सकते हैं। अगर आप इसको सेम डायरेक्शन में मानेंगे तो कॉस अल्फ़ा की टर्म यहाँ पे 0 हो जाएगी। और देखिए यहाँ पे मैं शॉर्ट में कर देता हूँ, अगर दोनों को हम सेम डायरेक्शन में मानते हैं तो क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस ये फाई के बराबर है, ये हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डी एस। क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएगा, तो ई डॉट आर कैप और डी एस वैक्टर की जगह पे भी क्या लिख सकते हैं, डी एस डॉट आर कैप। आर कैप और आर कैप की वैल्यू 1 हो जाएगी तो यहाँ पे सिर्फ डी एस बचेगा और ये ई की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ हो गया फाई। q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बाहर हो गया, क्लोज इंटीग्रल डी एस। अब टोटल एरिया को हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, सर स्फीयर के एरिया की जगह पे लिख सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ पे भी आर स्क्वायर, यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू फाई ई। 4 पाई आर स्क्वायर और 4 पाई आर स्क्वायर की टर्म कैंसिल होगी, यहाँ से भी फाई ई जो है वो q बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर आएगा। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट लेके भी किया जा सकता है। तो बेसिकली हमारे पास जो मिला गॉस लॉ में वो मिला कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है किसी भी क्लोज सरफेस से, दैट इज 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज। अब इस गॉस लॉ के कुछ इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन हैं, उन एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे हम। एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे वो है आपका यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे गॉस लॉ में। एक इस तरीके से यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल हमने कंसीडर कर रखा है, जिसका सेंटर O मान लेते हैं, इसका रेडियस मान लेते हैं कैपिटल R। अब इसके लिए हम 3 केस अप्लाई कर सकते हैं। एक पहला केस ये होगा कि सेंटर से R डिस्टेंस पे, सेंटर से इस ये जो आपका यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल है इसके सरफेस पे प्लस Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली ओवर इट्स सरफेस। पहला ये हो सकता है, पहला केस कि R डिस्टेंस पे अगर फील्ड इंटेंसिटी बताना है, मतलब कि केस फर्स्ट बनेगा हमारा R दैट इज ग्रेटर देन कैपिटल R। दूसरा हम बना सकते हैं केस कि इस सरफेस पे आ जाए, मतलब स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R के बराबर हो जाए। और तीसरा हम बना सकते हैं इस स्फेरिकल सेल के अंदर कि आपका स्मॉल r की वैल्यू हो जाए लेस देन कैपिटल R। अब देखिए सबसे पहला केस हम डिस्कस करते हैं, जब आपका जो जिस डिस्टेंस पे हमको फाइंड करना है वो रेडियस से ज़्यादा है, मतलब सेल के बाहर की, इसको हम लिख सकते हैं आउटसाइड सेल के बाहर। देखिए जिस भी पॉइंट पे हमको फील्ड चाहिए होगा, जिस भी पॉइंट पे हमको गॉस लॉ अप्लाई करना है, जैसे कि मान लीजिए r डिस्टेंस पे हमको यहाँ पे फील्ड चाहिए, तो जिस भी पॉइंट पे हमको फील्ड चाहिए वहाँ पे हम एक इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ करते हैं जिसको हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस।
इस गॉस लॉ के एप्लीकेशन के लिए जो हम सरफेस यूज़ करेंगे, एक इमेजिनरी सरफेस होता है जिसको हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। और जनरली जो गॉसियन सरफेस होगा वो आपका हम कंसिडर करेंगे स्फेरिकल इन शेप। यहाँ पे स्फेरिकल सेल है, ये गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ कर लिया है, जो कि स्फेयर है, इसका भी सेंटर O है। और हर एक पॉइंट पे, इस गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पे जो फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है वो आपका सेम है। यहाँ पे कोई स्मॉल एरिया हम ds कंसीडर कर लेंगे, स्मॉल एरिया ds कंसीडर करेंगे। इसके लिए ये नॉर्मल वेक्टर n कैप और फील्ड दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है। तो हम गॉस लॉ अप्लाई कर सकते हैं। गॉस लॉ का फॉर्मूला अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे, क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस, ये हो जाएगा क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसके सरफेस पे प्लस क्यू चार्ज है, ये गॉसियन सरफेस आपने ड्रॉ कर रखा है, तो ये प्लस क्यू चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर मिल रहा है। तो यहाँ पे फील्ड की वैल्यू आ सकती है। अगर गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज नहीं है तो वहाँ पे फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। देखिए अब यहाँ से अगर हम इस ई वेक्टर को, जैसे कोई भी वेक्टर है हमारे पास, जैसे वेक्टर ए है, तो इसको हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से ई वेक्टर, इसको हम लिख सकते हैं ई डॉट आर कैप, क्योंकि आर कैप की डायरेक्शन में है, और डी एस भी सेम डायरेक्शन में है, तो डी एस भी क्या हो जाएगा, डी एस वेक्टर के लिए डी एस मैग्नीट्यूड हो गया और आर कैप इसकी डायरेक्शन होगी, इधर हो जाएगा क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये आर कैप इक्वल टू 1 हो जाएगा, यूनिट वेक्टर है। तो क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से ई बाहर आ जाएगा, क्लोज इंटीग्रल डी एस, ये वैल्यू मिल गई, इधर हो गया क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से डी एस हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू मिल रही है वो इनटू हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ये गॉसियन सरफेस जिसका रेडियस स्मॉल आर है, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, इधर हो गया क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से हम ई लिख सकते हैं क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये हो गया आपका फील्ड से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू एट डिस्टेंस आर आउटसाइड द सेल, सेल के आउटसाइड में अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू लिखनी है, दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब इसका फर्स्ट केस तो ये हो गया आउटसाइड सेल। केस सेकंड अगर हम डिस्कस करें तो केस सेकंड आपका ये बन सकता है कि हम सरफेस पे आ जाएं, मतलब स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर हो जाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल आर लिख सकते हैं, तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर का स्क्वायर। अब देखिए हमने पढ़ा है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन, सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज डिवाइडेड बाई एरिया, एरिया आपकी है 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। यहाँ से हम क्यू के जगह पे 4 पाई आर स्क्वायर और सिग्मा ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे पुट करिए तो ये हो जाएगा ई दैट इज इक्वल टू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर सिग्मा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर। तो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि ई जब कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों बराबर है, इसके लिए हम ई नॉट मान लेते हैं। जो ई नॉट की वैल्यू है वो आ रही है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई आर स्क्वायर की टर्म कैंसिल हो जा रही है, क्या बन रहा है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा भी कांस्टेंट है और एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, मतलब फील्ड की वैल्यू भी क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी। तो जब इस सरफेस पे हम आ जाएंगे, मतलब स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर हो जाएगी, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। केस थर्ड अगर हम डिस्कस करें, केस थर्ड में जब स्मॉल आर की वैल्यू लेस देन कैपिटल आर, ये आपका स्फेरिकल सेल है, स्फेरिकल सेल का रेडियस क्या है, कैपिटल आर है। अब
चार्ज जो है वो इसके सरफेस पे है, जो चार्ज है इसके सरफेस पे है। हमको फॉर स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर के लिए हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है और इस पे ये आपका आर से लेस हो जाएगा, क्योंकि आर तो यहाँ तक है। ये मान लीजिए ये आपका स्मॉल आर हो गया, ये लेस हो गया, इस पॉइंट पे चाहिए, तो इस पॉइंट पे एक हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। जैसे यहाँ पे जब आर जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर से बड़ा था, तो इस पॉइंट पे हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किए थे। उसी तरीके से इस पॉइंट पे अगर गॉसियन सरफेस ड्रॉ करें तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज इंक्लोज नहीं है, तो Q इनक्लोज्ड की वैल्यू इस केस में क्या हो जाएगी, 0। और Q इनक्लोज्ड अगर 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना हो जाएगा, 0। तो स्फेरिकल सेल के इनसाइड में कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या मिल गई आपको, 0 मिल गई। अगर इस चीज़ों को हम ये बेसिकली हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वो डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी कर रहा है। पहले आउटसाइड सेल चले गए, फिर सरफेस पे आए और फिर क्या आ गए, सेल के अंदर आ गए। मतलब डिस्टेंस के साथ जो फील्ड का वेरिएशन है वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अगर हम इसको ग्राफ प्लॉट करना चाहें कुछ इस तरीके से, इधर आप ले लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड और इधर ले लीजिए डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। सेंटर से जो डिस्टेंस है, सेंटर से जो आपकी डिस्टेंस है, आप उसको एक साइड ले लिए और एक साइड ले लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को। ध्यान से देखिए, इन तीनों रिजल्ट का हम यूज़ करेंगे इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए। पहले हम बात करते हैं फॉर स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। जब तक आपकी वैल्यू स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, जब तक आप सरफेस पे जा नहीं रहे हैं तब तक फील्ड क्या है, 0 है। तो जब तक डिस्टेंस कैपिटल आर तक नहीं पहुंच रही है, मतलब जब तक डिस्टेंस स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर नहीं हो रहा है, तब तक इस फील्ड के हम सेल के अंदर रहेंगे। देखिए ध्यान से, जब ये जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर नहीं होगा, तब तक हम सेल के अंदर रहेंगे। और जब तक सेल के अंदर रहेंगे तो फील्ड की वैल्यू क्या होगी, 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो स्टार्ट होगी वो होगी आपकी फॉर स्मॉल आर दैट इज इक्वल टू कैपिटल आर। इसके बाद जब हम स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर पे पहुँचेंगे तो फील्ड की एक हमको कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है। तो फील्ड जो है कॉन्स्टेंटली इंक्रीज, फील्ड की एक मान लीजिए इस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं, फील्ड की हमको एक कांस्टेंट वैल्यू मिल गई इस तरीके से फॉर स्मॉल आर दैट इज इक्वल टू कैपिटल आर। अब इसके बाद इससे जब हम आगे बढ़ेंगे तो सेल के बाहर चले जाएंगे और सेल के बाहर जो फील्ड है वो डिस्टेंस के साथ इन्वर्सली वेरी कर रहा है, दैट इज ई प्रोपोर्शनल। यहाँ से देखने को मिल रहा होगा आपका ई प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो 1/r² के प्रोपोर्शनल है, तो इस तरीके से ग्राफ आपको देखने को मिलेगा, ई आउटसाइड प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो बेसिकली हमको यहाँ पे हम ग्राफ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे कैपिटल आर के लिए कांस्टेंट वैल्यू और इसके बाद ये डिक्रीजिंग ग्राफ आपको मिलेगा। तो ये था आपका फर्स्ट एप्लीकेशन जिसमें हमने यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल के लिए कंप्लीट डेरिवेशन किया है। आई होप आपको ये डिटेल में समझ में आया होगा। बेसिकली हम ये कर रहे हैं कि जिस पॉइंट पे आपको फील्ड फाइंड करना है वहाँ पे एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। जनरली ये स्फेरिकल शेप का होगा। स्फेरिकल शेप का इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि फील्ड और नॉर्मल वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे स्फेरिकल के लिए। और यहाँ पे हमको स्फेरिकल सिमेट्री भी देखने को मिलेगी, क्योंकि आर की वैल्यू अगर सेम रहेगी तो फील्ड भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्योंकि अगर आर की वैल्यू यहाँ सेम है तो फील्ड भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये सब चीज़ें आप गॉस लॉ के एप्लीकेशन में ध्यान रखेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और इसी तरीके से चैनल को देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।